नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। इससे पहले जो है हमने 12 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में पुर्तगीज, फ्रेंच और अंग्रेजों के आगमन का वर्णन करें। या तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का रेखांकित कीजिए। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में पुर्तगीज कैसे आया, फ्रेंच कैसे आया, अंग्रेजों का आगमन भारत में किस प्रकार से हुआ। तो चलिए बिना देर किए जो है इसके आंसर को देखते हैं, बिल्कुल आसान से आसान शब्दोमें। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। इन्होंने ही यूरोप से भारत आने के लिए नए मार्ग की खोज की थी। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय शक्तियों में से कौन आया था, तो पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में कौन व्यक्ति आया था सबसे पहले, तो वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति था जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। एक बात आपको ध्यान देना है, सभी लोगों का कहना है कि जो भारत की खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने के लिए नई मार्ग की खोज की थी, है ना। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत आने के लिए नए मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। यह कहा जाता है कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकाट पहुंचा। इस बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत कालीकाट के तत्कालीन शासक जमोरिन द्वारा किया गया। वास्को डी गामा जो है 3 महीने तक समुद्र में सफर किया। उसके बाद जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट बंदरगाह यानी कि कालीकट पहुंचा। और कालीकट में उस समय कौन शासक था, तो जमोरिन था। तो जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया। कालीकट में जो शासक था उनको जमोरिन कहा जाता था, है ना। तो जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां पर जो है उस समय के जो जमोरिन था यानी कि शासक था, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यहाँ से इन्होंने मसाले को खरीदा और व्यापार के लिए पुर्तगाल वापस लौट गए। वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ से मसाला को खरीदा अधिक से अधिक मात्रा में, जैसे कि काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, है ना। तो ये सभी जो मसाले थे उनको खरीदा। इसलिए खरीदा क्योंकि जो है यूरोप में कोई ऐसा मसाला नहीं था जो किसी भी मीट को सुरक्षित रखा जा सके उस पर लेप लगा के, लेकिन भारत में इन सभी मसालों के प्रयोग से जो है लंबे समय तक मीट को रखा जा सकता था। यही कारण से जो है यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले मसाला को खरीदा और वापस जो है वास्को डी गामा चला गया। इस मसाला से इन्हें 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। जो मसाला वास्को डी गामा ने भारत से खरीदा, जब उस मसाला का व्यापार उन्होंने किया तो लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मुनाफा इन्होंने कमाया। इसके बाद सभी यूरोपीय को भारत की जानकारी प्राप्त हो गया। यूरोपियों ने देखा कि भारत से व्यापार करके बहुत अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, इसीलिए भारत में आगमन का निश्चय किया, जिसके कारण ही धीरे धीरे सभी यूरोपियों का आगमन भारत में हुआ। जैसे कि पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश तथा फ्रांसीसी आया। यानी कि जब वास्को डी गामा ने भारत से काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह को जो है ले जाकर यूरोप में व्यापार किया तो उनको लगभग 60 गुना मुनाफा मिला। जब 60 गुना मुनाफा मिला तो अन्य जो यूरोपीय राष्ट्र थे तो उन्होंने जो है भारत में देखा कि वहां पर व्यापार किया जा सकता है और भारत से अत्यधिक मात्रा में धन कमाया जा सकता है। इसीलिए जो है अन्य यूरोपीय राष्ट्र धीरे धीरे भारत में आगमन करने लगा ताकि भारत से व्यापार करके अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इस समय जो है सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया, उसके बाद फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है सभी यूरोपीय शक्ति भारत में आया व्यापार करने के लिए, ताकि यहाँ से अधिक मात्रा में व्यापार करके मुनाफा कमाया जा सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बनाना है वो है पुर्तगीज के भारत में आगमन। सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आया था, इसीलिए हमने सबसे पहले जो हेडिंग बनाया है वो है पुर्तगीज के भारत में आगमन। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि पुर्तगीज भारत में आगमन कैसे किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा आया था और केरल के तट पर कालीकाट बंदरगाह पर पहुंचा था। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यक्ति आया था वो कौन था, वो वास्को डी गामा था, जो केरल तट पर कालीकाट के बंदरगाह पर जाके रुका था।
जिनका स्वागत केरल के शासक जमोरिन ने किया था। यहाँ से वास्को डी गामा ने काली मिर्च, लाल मिर्च जैसे कई प्रकार के मसाले को खरीदकर वापस पुर्तगाल लौट गया, जहाँ पर इन्हें इन मसालों का 60 गुना मुनाफा मिला। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब यह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो इनका जो है स्वागत जमोरिन ने किया था, जो उस समय केरल का शासक था। यहाँ पर आने के बाद जो है वास्को डी गामा ने काली मिर्च, लाल मिर्च जैसे कई प्रकार के मसालों को खरीदा और वापस जो है अपने देश यानी कि यूरोप वापस लौट गया, पुर्तगाल। वहां जाने के बाद इन्होंने व्यापार किया तो उस व्यापार में इन्हें 60 गुना मुनाफा मिला। इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इन्होंने सोचा कि भारत से काली मिर्च को ले जाने में बेहतर है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री को खोला जाए ताकि व्यापार करने में आसानी हो। इस प्रकार से भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया, पुर्तगालियों द्वारा किया गया, ताकि व्यापार के क्षेत्रों में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। जब यहाँ से जो है 60 गुना मुनाफा कमाया वास्को डी गामा ने, तो इनके मन में जो है लालच आ गया। इनके मन में लालच हो जाने के कारण 1502 ईस्वी में पुनः यह जो है भारत आया। भारत आने के बाद इन्होंने सोचा कि यहाँ से मसाले खरीद कर फिर वापस हम लेते हैं पुर्तगाल, वहां पर जब व्यापार करते हैं तो काफी समस्या हो जाती है। इसके लिए इन्होंने भारत में ही अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया, अपनी फैक्ट्री को खोलने का प्रयास किया, ताकि एक जगह पर जो है सारे मसाले को जमा करके रख सके, फिर आसानी से व्यापार कर सके। जिसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में किया गया। पुर्तगाली जब भारत आया तो इन्होंने जो है पहला फैक्ट्री यानी पहला कारखाना कहाँ खोला था? कोचीन यानी कि केरल में खोला था। कब खोला था? 1503 ईस्वी में खोला था। और इन्होंने दूसरा फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में किया था। इस प्रकार से जो है इन्होंने शुरुआती दौर में 2 कारखाना को स्थापित किया ताकि व्यापार करने में आसानी हो। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को नियुक्त किया गया, जिन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए ब्लू वाटर नीति को लागू किया। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों ने हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति के रूप में नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यानी कि 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था डी अल्मेडा। डी अल्मेडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी ब्लू वाटर नीति क्या था? यह एक ऐसा नीति था जिससे हिंद महासागर में जो है एकमात्र व्यापारिक शक्ति के रूप में अपनी सत्ता को स्थापित कर सके। यानी कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर पर नियंत्रण रखना चाहा, क्योंकि कोई भी व्यापार करने आएगा तो उसी मार्ग से आएगा। इसे ब्लू वाटर नीति इसलिए कहा गया क्योंकि पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने का सोचा, यानी कि यूरोपीय इन पर कोई दबाव ना डाल सके। पुर्तगालियों ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अपने किलों का निर्माण करने के बजाय समुद्री मार्ग में अपना स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। जैसा कि हमने बताया, समुद्री मार्ग में इन्होंने इसलिए अपना शक्ति या अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा ताकि कोई भी यूरोपीय व्यापार करने आएगा तो समुद्री मार्ग से ही आएगा। जब समुद्री मार्ग से आएगा तब जब इनका जो है नियंत्रण समुद्री मार्ग पर रहेगा तो ऐसे स्थिति में जो है इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकेगा। यही कारण है कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। अल्बुकर्क 509 से 1515 भारत में पुर्तगालियों के दूसरे गवर्नर बने। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली के वास्तविक गवर्नर के रूप में माना गया है। उसका विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के साथ दोस्ताना संबंध था, जो 1509 में सिंहासन पर बैठे थे। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया। इसमें यह कहा गया है कि 1509 से 1515 ईस्वी के बीच अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बना। सही माने में जो है पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर जो माना गया है वो है अल्बुकर्क, जिन्होंने जो है भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। इसमें यह भी कहा गया है कि उस समय विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेवराय, उसके साथ जो है अल्बुकर्क का दोस्ताना संबंध था। अल्बुकर्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान था आदिल शाह, उनको हराकर गोवा को इन्होंने जीत लिया और वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद दूसरा जो हेडिंग बनाना है वो है फ्रेंच का भारत में आगमन या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस प्रकार से हुआ या भारत में फ्रेंच का आगमन किस प्रकार से हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में राजा लुई 14वें के शासन काल के समय हुआ था।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस में उस समय कौन शासक था? तो लुई 14वें था। इसकी स्थापना 1664 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला किया जा सके। फ्रांसीसियों ने जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किया था। इन्होंने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में इसलिए किया था ताकि जो यूरोपीय शक्ति है, जैसे कि डच हो गया, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, तो इन सभी का जो है मुकाबला किया जा सके। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में खोला गया। दूसरा कारखाना 1 साल बाद 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। यानी कि फ्रांसीसियों ने जो पहला फैक्ट्री या कारखाना खोला वो 1668 ईस्वी में खोला। कहाँ खोला? तो सूरत में खोला। दूसरा कारखाना इन्होंने कहाँ खोला? तो फ्रांसीसियों ने जो है दूसरा कारखाना या फैक्ट्री मछलीपट्टनम यानी कि केरल में खोला। फ्रांसकोइस मार्टिन ने 1673 में पंडिचेरी की स्थापना की। 1674 में फ्रांकोइस मार्टिन पंडिचेरी का पहला गवर्नर बना। पंडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के समय प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में हुआ। उत्तराधिकारी के इस संघर्ष में पंडिचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई। इस जीत में फ्रांसीसी को कुछ क्षेत्र मिले जहां पर 7 सालों तक अपने शासन व्यवस्था को चलाया या नियंत्रण में रखा। अगर हम बात करें फ्रेंच का पहला गवर्नर तो वो था फ्रांकोइस मार्टिन, जिन्होंने 1673 में पंडिचेरी की स्थापना की और पहला गवर्नर के रूप में कार्य किया। पंडिचेरी में जो है सबसे प्रमुख गवर्नर के रूप में जो कार्य किया वो था डुप्ले। डुप्ले के शासनकाल के दौरान ही जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी कि 1746 से 48 के बीच हुआ था। यह जो है उत्तराधिकारी से संबंधित मामला था, जिसमें फ्रांसीसियों ने पंडिचेरी के शासकों को साथ दिया। यही कारण है कि यहाँ पर जो है इन्हें जीत मिली। इस जीत में फ्रांसीसी को कुछ क्षेत्र मिले जहां पर जो है फ्रांसीसियों ने 7 सालों तक अपने शासन व्यवस्था को चलाया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ, लेकिन फ्रांसीसियों की यह जीत बहुत कम समय के लिए रहा, क्योंकि 1751 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने युद्ध की परिस्थिति बदल दी थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश शक्ति ने 1 साल बाद ही उत्तराधिकारी और फ्रांसीसी समर्थकों को पराजित कर दिया। अंततः फ्रांसीसियों को ब्रिटिशों के साथ पंडिचेरी की संधि करनी पड़ी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में भले ही फ्रांसीसियों को सफलता मिल गई, लेकिन जब दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार हुई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व करने आया था, जो एक शक्तिशाली एवं योग्य सैनिक माना जाता है। यानी कि जब यहाँ पर उत्तराधिकारी के मामले को लेकर फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच संघर्ष हुआ, तो ऐसे स्थिति में ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को बहुत अच्छा से धोया, जिसके कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच संधि हुई। यह संधि इसलिए हुई ताकि दूसरा कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया जा सके। 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच की लड़ाई थी। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ एक निर्णायक युद्ध था। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। इस हार के बाद फ्रांसीसी का भारत में साम्राज्य स्थापित करने का सपना हमेशा के लिए टूट गया। यानी कि 1760 में वांडीवास की लड़ाई एक ऐसा लड़ाई था जिन्होंने ब्रिटिश को भारत में सत्ता स्थापित करने का मौका दिया, जबकि फ्रांसीसी का जो सपना था भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है अंग्रेजों के भारत में आगमन। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ध्यान देनी बात यहाँ पर यह है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड के मर्चेंट एडवेंचर नामक दल, जो व्यापारी संगठन था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया। इस चार्टर में व्यापार से संबंधित अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने जो है अपने व्यापारियों को एक अधिकार पत्र दिया। चार्टर मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। व्यापार करने के लिए जो है अधिकार पत्र दिया, जिसके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करेगा। इस कंपनी में जो है शुरुआती दौर में 217 साझेदारी थे। सर थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर थे। इसमें यह कहा गया है कि जब एलिजाबेथ प्रथम द्वारा
अधिकार पत्र दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। इस कंपनी में जो है उस समय लगभग 217 साझेदार थे, यानी कि 217 लोग शामिल थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन यहाँ पर जो है प्रथम गवर्नर जो माना जाता है वो था सर थॉमस स्मिथ। 1608 में ग्रेट ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने कप्तान विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट के दरबार में भेजा। चूंकि वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनका विशेष स्वागत किया तथा उसे सम्मान दिया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में होने वाला था, उस दौरान जो है ब्रिटेन के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उन्होंने विलियम हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजा। विलियम हॉकिंस कौन था? तो विलियम हॉकिंस जो है एक राजदूत था जिन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के जो है दरबार में भेजा गया। जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया, उनको सम्मान दिया। जब अंग्रेजों का दूत कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत से व्यापार करने की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने अनुमति नहीं दिया। जब अंग्रेजों का जो दूत था कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट के दरबार गया तो जहांगीर से कहा कि हमें जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने आपके पास भेजा है यह अनुमति लेने के लिए कि भारत से व्यापार कर सकते हैं या नहीं। परंतु जहांगीर ने जो है व्यापार के लिए अनुमति नहीं दिया। परंतु हॉकिंग फारसी भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किया, जिससे जहांगीर काफी खुश हुआ। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गया तो उनसे जो है व्यापार के लिए अनुमति मांगा, लेकिन जहांगीर ने उन्हें व्यापार के लिए अनुमति नहीं दिया। परंतु हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में गया था तो इन्होंने फारसी भाषा में बात किया, क्योंकि इनको जो है फारसी भाषा आता था। फारसी भाषा को सुनकर जो है जहांगीर काफी प्रभावित हुआ और मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि दी। इस प्रकार से विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जब फारसी भाषा में बात किया तो उसको सुनकर जहांगीर काफी प्रभावित हुआ, जिसके बाद जहांगीर ने जो है कैप्टन हॉकिंस को अंग्रेजी खान की उपाधि दी। आपको पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी खान की उपाधि किसको मिला था और किसने दिया था? तो विलियम हॉकिंस को मिला था और जहांगीर ने दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने जहांगीर से फारसी भाषा में बात किया था। जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से काफी खुश हुआ। इसके बाद आगरा में बसने तथा 400 मनसब एवं जागीर भी दिया। जहांगीर जो है हॉकिंस के व्यवहार से काफी खुश था, जिसके कारण इन्होंने आगरा में बसने तथा 400 मनसब का जागीर दिया, यानी 400 सैनिकों को रखने का जागीर दिया। 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा राजदूत सर टॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। यह सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, जिनका स्वागत जहांगीर ने किया। वह 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहे। जहांगीर ने उसे व्यापार की अनुमति दे दिया और उसे काफी सम्मान भी दिया। इसमें यह कहा गया है कि ब्रिटेन के राजा जब विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने के लिए भेजा तो इनको अनुमति नहीं मिला। उसके बाद 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम ने जो है अपना दूसरा राजदूत सर टॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा, ताकि जो है व्यापार के लिए अनुमति ले सके। इस प्रकार से विलियम टॉमस रो 3 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा। जहांगीर ने उसे केवल व्यापार के लिए ही अनुमति नहीं दिया, बल्कि उनका जो है बहुत अधिक सम्मान भी किया। आखिर ऐसा क्या वजह था? जब प्रारंभ में जो है विलियम हॉकिंस को व्यापार के लिए मना कर दिया, लेकिन जब दूसरा राजदूत इनका सर टॉमस रो आया तो उनको जो है व्यापार के लिए अनुमति दे दिया गया, साथ ही साथ इनका बहुत अधिक सम्मान भी किया गया। तो ऐसा क्या हो गया जो कुछ ही वर्षों में जो है जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिया। सर टॉमस रो को जो है जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति इसलिए दे दिया क्योंकि यह माना जाता है कि जब जहांगीर अपने बेटी का जन्मदिन मना रहा था उस दौरान जो है आग लग गई थी, जिसके कारण उनके बेटी जो है पूरी तरह से जल गई थी। जलने के बाद जो है भारत के सभी वैद्यों से उनका इलाज करवाया, लेकिन जो है कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। किन्हीं ने जो है उनको जो है ठीक नहीं कर पाया। जिसके बाद सर टॉमस रो जब भारत में आया तो उन्होंने देखा कि जहांगीर काफी परेशान है, जो उनका बेटी जल गया है इसको लेकर। तो सर टॉमस रो ने कहा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। सर टॉमस रो ने जो है उनको अंग्रेजी आयुर्वेद दवाई दिया और कुछ ही महीनों में धीरे धीरे जो उनकी बेटी जल गया था उनके निशान जाने लगा था और पूरी तरह से ठीक होने लगा था।
चूंकि जहांगीर ने यह वादा कर चुका था कि इनकी बेटी का जो इलाज कर देगा, उनको जो है खुशी से जो चाहेगा वो हम देंगे, तो इन्होंने जो है अपनी वादा को नहीं तोड़ा और जो है सर टॉमस रो को व्यापार करने के लिए अनुमति दे दिया गया। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला। इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापार के लिए भारत आई थी, जो उस समय यूरोप की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी और इसका उपयोग मांस को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई भी हो, भारत में प्रारंभ में इसलिए आया था ताकि यहाँ से अधिक मसालों का व्यापार किया जा सके। मसालों का व्यापार इसलिए करता था ताकि विदेशों में जो मीट है उनको संरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मसाला नहीं था जिससे लंबे समय तक जो है मीट को सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए जो है सभी यूरोपियों ने प्रारंभ में मसालों का व्यापार किया। इस प्रकार से इन्होंने भारत में धीरे धीरे अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और आगे चलकर भारत के अधिकतर भागों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने प्रारंभ में केवल कुछ ही फैक्ट्रियों को स्थापित किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर रहने के बाद यहाँ के बारे में पता चला और सबसे अधिक लाभ इनको तब मिला जब भारत के शासक वापस में लड़ते थे। जब भारत के शासक वापस में लड़ते थे तो इनको लाभ मिल गया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला तब इन्होंने जो है उनके राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से धीरे धीरे भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर, अधिकतर भागों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया और अंततः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन व्यवस्था को लागू किया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।